अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 10 की एक्सरसाइज करेंगे लर्निंग द साउंड्स। यहाँ हम वीक फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। वीक फॉर्म्स आर सिलेबल साउंड्स दैट बिकम अनस्ट्रेस्ड इन स्पीच, फॉर एग्जांपल ऑफ एंड और बट। वीक फॉर्म्स दरअसल ऐसे अल्फाज होते हैं किसी भी सेंटेंस में, ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं, जिन पर हम ज़्यादा जोर नहीं देते, उन्हें जल्दी से अदा करते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर देखें, हमने वीक फॉर्म किसकी पढ़नी है, एंड की, ऑफ की और बट की और। ठीक है, तो इन अल्फाज पर हम ज़्यादा जोर नहीं देंगे, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे, तो ये वीक फॉर्म्स कहलाती हैं। अब यहाँ पर देखें, डे एंड नाइट, हम डे एंड नाइट नहीं कहेंगे। डे एंड नाइट को तो हमने पूरी तरह से अदा किया, डे और नाइट को पूरी तरह से अदा किया, लेकिन एंड को नहीं, यहाँ पर सिर्फ एन का लफ्ज़ हमें सुनाई देता है, डे एंड नाइट। ठीक है, डे एंड नाइट। द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड नहीं कहेंगे, हमने इसको वीक फॉर्म से पढ़ना है, इस ऑफ नहीं कहेंगे। द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। ठीक है, ओ की साउंड हमें सुनाई दे रही है। द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। द फूड इज़ गुड बट द सर्विस इज़ बैड, ऐसे नहीं हम पढ़ेंगे। द फूड इज़ गुड बट सर्विस इज़ ब की आवाज़ सुनाई दे रही है। द फूड इज़ गुड बट सर्विस इज़ बैड। ठीक है, अब आर यू रेडी और नॉट नहीं कहेंगे, आर यू रेडी और नॉट, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, अब वीक फॉर्म्स ऐसे अल्फाज होते हैं किसी भी सेंटेंस में जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं, जल्दी से अदा करते हैं। ठीक है, जल्दी से अदा करते हैं, उस पर हम ज़्यादा जोर नहीं देते, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। टीचर, हारिस, कम टू द फ्रंट, सामने आओ एंड रीड द लेसन, और लेसन पढ़ो। जवाब, सर, कैन आई कम फर्स्ट, क्या मैं पहले आ सकता हूँ। टीचर, नो, नहीं, यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न, तुम्हें अपनी बारी का इंतज़ार, टर्न बारी को कहते हैं। नो नहीं, यू हैव टू वेट, तुम्हें इंतज़ार करना होगा, फॉर योर टर्न, अपनी बारी का। जवाब, ओके सर, ठीक है सर। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस। हु गेव अ डॉल टू सारा, सारा को गुड़िया किसने दी। अ स्ट्रेंजर, हु की जगह पे आपने लिख देनी है, जिसने दी है उसे गुड़िया। अ स्ट्रेंजर गेव अ डॉल टू सारा। वाई इज़ इट रॉन्ग टू बी फ्रेंडली, क्यों गलत है फ्रेंडली होना विद स्ट्रेंजर्स, अजनबियों के साथ। तो इसलिए नहीं होना चाहिए फ्रेंडली, बिकॉज बेशक आप लिखें या ना लिखें, इतना भी काफ़ी है। इट माइट बी डेंजरस टू अस। ठीक है, इट माइट बी हार्मफुल भी कह सकते हैं, डेंजरस भी कह सकते हैं। इट माइट बी डेंजरस टू अस। शुड वी टेक थिंग्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स और नॉट, हमें स्ट्रेंजर्स जो अजनबी लोग हैं उनसे चीज़ें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में लिखें। अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि वी शुड नॉट टेक थिंग्स, हमें चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। आंसर कैसे लिखेंगे, वी शुड नॉट टेक थिंग्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, हमें स्ट्रेंजर से चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। देर इज़ अ डेंजर ऑफ किडनैपिंग, किडनैपिंग, क्योंकि इससे किडनैपिंग का ख़तरा हो सकता है। देर इज़ अ डेंजर ऑफ किडनैपिंग। अब यहाँ पर है रीड द गिवन एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी, स्टोरी के जो एलिमेंट्स हैं, अनासर हैं, उसके बारे में दिया गया है। सबसे पहले करैक्टर्स आते हैं। करैक्टर्स में लोग भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, जो स्टोरी के अमल का हिस्सा होते हैं। ठीक है, जो स्टोरी में रोल प्ले करते हैं, करैक्टर किरदार होते हैं। सेटिंग, फिर उसके बाद सेटिंग की जाती है कि कहाँ कहाँ पर कौन सा वाक़या जो है, इवेंट्स जो है वो किस जगह पर और किस वक्त में वकूफ़ पज़ीर हुए। ठीक है, बिगनिंग आ जाती है, फिर स्टार्ट आ जाता है। स्टार्ट में फिर सारा जो राइटर है वो डिस्क्राइब करता है उनके करैक्टर और सेटिंग के बारे में कि किसका क्या किरदार होगा और सेटिंग क्या क्या होगी।
मिडल में इट कंटेन्स ऑल द एक्शंस ऑफ अ स्टोरी, मिडल में जो स्टोरी का तमाम एक्शन जो है, अमल जो है वो पजीर होता है। कन्फ्लिक्ट में है एवरी स्टोरी हैज़ अ प्रॉब्लम, हर स्टोरी हर कहानी में कोई ना कोई मसला होता है। दैट मेक्स द करेक्टर्स वर्क, जिस पर किरदार काम करते हैं, एंड गेट इट सॉल्व, और इसे हल करता है। एंडिंग इट इज़ द सोल्यूशन टू द कन्फ्लिक्ट, अब एंड पे जो सोल्यूशन होता है स्टोरी में, जो भी लड़ाई झगड़ा जो भी फसाद होता है उसका एंड पे सोल्यूशन कोई ना कोई हल जो है वो निकल आता है। यहाँ पर लुक एट द गिवन कैलेंडर, रीड इट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। अब हमने इस कैलेंडर को देखते हुए यहाँ पर जो सवालात हैं उनके जवाब देने हैं। हाउ मैनी फ्राइडेज आर देयर इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई के महीने में कितने फ्राइडे होते हैं। अब यहाँ पर देखें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब फ्राइडेज़ की पूछ रहे हैं तो फ्राइडे कहाँ है, यहाँ पर ये देखें फ्राइडे, कितने फ्राइडे हैं, 1 2 3 4 5 है। देयर आर 5 फ्राइडेज इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई के महीने में 5 जुमे होते हैं। हाउ मैनी स्कूल डेज आर देयर इन जुलाई, जुलाई में कितने स्कूल डेज होते हैं, मतलब जुलाई में हम कितने दिन स्कूल जाते हैं। ठीक है, कितने दिन हम स्कूल जाते हैं, यहाँ पर जितने संडे होंगे। अब ये हर स्कूल का अपना अपना है, कुछ स्कूलों में तो संडे और सैटरडे 2 दिन की छुट्टी होती है। अगर तो 2 दिन की छुट्टी है आपके स्कूल में, 2 दिन की छुट्टी है तो 4 छुट्टियाँ ये हो गई और 4 ये 8 छुट्टियाँ, तो 8 दिन हम यहाँ से निकाल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 23 डेज बच जाएंगे। ठीक है, देयर आर 23 स्कूल डेज इन जुलाई। ठीक है, और अगर सैटरडे की छुट्टी नहीं होती, जस्ट संडे की छुट्टी होती है, तो फिर हम 4 डेज़ निकालेंगे। 1 2 3, क्योंकि 4 संडे हैं तो 4 डेज़ हम निकालेंगे। 1 2 3 4, तो 27 बच जाएंगे डेज़। ठीक है, जिन स्कूलों में सिर्फ संडे की छुट्टी होती है वो 4 दिन निकालेंगे बीच में से, क्योंकि 4 छुट्टियां हैं, बाकी सारे दिन हम स्कूल जाते हैं। 4 छुट्टियां निकाल के बाकी 27 डेज़ बच जाते हैं। और जिन स्कूलों में संडे सैटरडे छुट्टियां 2 दिन की छुट्टियां होती हैं तो वो 8 छुट्टियां यहाँ से निकालेंगे। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। वी शुड नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। If any stranger comes to us, we should say no to him, her. Stranger अजनबी कोई औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है, तो हमें उसे we should say no to him, her. If you feel uncomfortable with any person, you should walk away at once. We should share our activities with our parents. If any stranger tries to be friendly with us, it might cause harm to us. Read the given words with their meanings. अब वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ पढ़ना है। केयरफुली होता है एहतियात से, केयरफुली एहतियात से, विद अ लॉट ऑफ अटेंशन, बहुत ज़्यादा तवज्जो से। स्ट्रेंजर अजनबी, अ पर्सन दैट यू डू नॉट नो। स्ट्रेंजर अजनबी वो होता है ऐसा शख्स जिसे आप नहीं जानते। फ्रेंडली मेहरबान, शोइंग दैट समबॉडी इज काइंड। हार्मफुल नुकसानदेह, डेंजरस, एक ही बात है। कंफर्टेबल अनईजी, अनकंफर्टेबल अनईजी। रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देम इन द रेलिवेंट कॉलम्स। अब हमने इन वर्ड्स को पढ़ना है और इनके जो मुतलका कॉलम जो हैं उनमें ये वर्ड्स लिख देने हैं, नाउन लिखने हैं, यहाँ पे वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, प्रोनाउंस हैं। अब नाउन क्या है, सारा, होम, मदर, प्रॉमिस। अगर तो जस्ट प्रॉमिस है, ठीक है, प्रॉमिस है, वादा, प्रॉमिस, तो ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा। अगर तो है प्रॉमिस, वादा करना, प्रॉमिस में मुझसे वादा करो, ठीक है, प्रॉमिस वादा करना है तो ये वर्ब में आएगा। ठीक है, परमिट होता है इजाज़त, परमिट इजाज़त, एक्सेप्ट प्रॉमिस, एडजेक्टिव नाइस, हार्श, डेंजरस। ठीक है, कि फलां नाइस है, हार्श है, डेंजरस है। किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो भी वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं वो
एडजेक्टिव कहलाते हैं। प्रोनाउन, जो वर्ड हम नाउन और प्रोनाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं वो जिन वर्ड्स को हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल, जब हम किसी चीज़ का नाम नहीं लेते उसकी जगह पे जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं उसे प्रोनाउन कहा जाता है। यू, दे, इट। अब हमने इन सारे वर्ड्स को रेलेवेंट जगह पे लिख दिया है। ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब्स हैं और ये नाउन। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। अब वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए हम मिसिंग लेटर यहाँ पे लिखेंगे। चॉकलेट, कैंडीज, स्ट्रेंजर, प्रॉमिस, सीक्रेट। अब यहाँ पर है प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट के बारे में। प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट के बारे में इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है। अगर आप वहाँ से देखना चाहें तो इसकी डिटेल देख सकते हैं कि प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट क्या होता है। मैं यहाँ पर भी आपको समझाती हूँ। प्रोनाउन मस्ट एग्री विद देयर एंटीसीडेंट। प्रोनाउन को अपने एंटीसीडेंट के साथ उसका एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, जेंडर के लिहाज से और नंबर के लिहाज से। ठीक है। अगर द एंटीसीडेंट इज ऑफ फेमिनिन जेंडर, द प्रोनाउन मस्ट बी ऑफ द सेम जेंडर। इफ एन एंटीसीडेंट इज एन सिंगुलर, अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है, ठीक है, तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। और अगर एंटीसीडेंट आपका प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल फॉर्म में आएगा। ठीक है। अब ये मैं आपको सेंटेंस की मदद से समझाती हूँ। यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखे हैं। शी इज़ डूइंग हर वर्क, शी इज़ डूइंग हर वर्क। यहाँ पर कोई नाम भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने सारा लिखा है, नाम कोई भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, सारा भी हो सकता है, सारा इज़ डूइंग हर वर्क, शी इज़ डूइंग हर वर्क। तो यहाँ पर बेशक नाम हो, ठीक है, ये फेमिनिन है, तो यहाँ पर प्रोनाउन जो है वो भी इसी लिहाज से, इसके लिहाज से आएगा। ठीक है, इस प्रोनाउन का अपने एंटीसीडेंट के साथ, इस एंटीसीडेंट के साथ इसका एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों का आपस में मेल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन दोनों का एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे के मुताबिक होने चाहिए। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के मुताबिक होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं अगर सारा लिखूँ या शी लिखूँ तो यहाँ पर मैं हिज नहीं कर सकती कि शी इज़ डूइंग हिज वर्क, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ही इज़ डूइंग हिज वर्क, यहाँ पर कोई किसी मेल का नाम भी हो सकता था। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर हिज आएगा। ठीक है, आपको पता है कि ही के साथ हम हिज का यूज़ करते हैं, शी के साथ हर का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैस्कुलिन के लिए हम हिज का इस्तेमाल करते हैं और फेमिनिन के लिए हम हर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर ही इज़ डूइंग हर वर्क नहीं मैं कह सकती, तो ये गलत हो जाएगा। इन दोनों चीज़ों का आपस में एग्रीमेंट होना, प्रोनाउन का एंटीसीडेंट के साथ एग्रीमेंट होना मस्ट है, ज़रूरी है। अब दे आर डूइंग देयर वर्क, अगर इनका जेंडर के लिहाज से भी और नंबर के लिहाज से भी। अब ये देखिए यहाँ पर दे है, ठीक है, दे आर डूइंग देयर वर्क। अब ज़्यादा लोग हैं, दे आया यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं ऐसे नहीं कह सकती दे आर डूइंग हिज वर्क, दे आर डूइंग हिज वर्क नहीं, दे आर डूइंग देयर वर्क। यहाँ पर दे है तो यहाँ पर भी देयर आएगा, दे आर डूइंग देयर वर्क। यू आर डूइंग योर वर्क, यू के साथ योर, इट के साथ इट्स। ठीक है, अब इस तरह से प्रोनाउन का अपने एंटीसीडेंट के साथ एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। अब जिस तरह का एंटीसीडेंट होगा उसी के मुताबिक ही हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप ज़्यादा डिटेल देखना चाहें तो इसके बारे में मैंने अलग से प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट के बारे में अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर ये पैराग्राफ उन्होंने लिखा हुआ है, इसी हवाले से ही है, वो बात आपकी समझ में आ गई है तो इसको भी पढ़ लेना एक दफ़ा। अब यहाँ है रेगुलर वर्ब के बारे में कि रेगुलर वर्ब क्या होती हैं। रेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बाय एडिंग डी और ईडी टू देम। जो रेगुलर वर्ब हैं, जो रेगुलर वर्ब होती हैं, उनके एंड पे उनको हम डी लगाकर या फिर ईडी लगाकर बनाते हैं। ठीक है, जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं, बस आप इन शॉर्ट आपने ये याद रखना है कि जो रेगुलर वर्ब होती है ना, रेगुलर वर्ब, उसके एंड पे डी तो मस्ट है, डी मस्ट है। अब डी और ईडी को भी छोड़ दें, बस उनके एंड पे डी जो है वो मस्ट है। ठीक है, कुछ के साथ हमें
डी लगाना पड़ता है, और कुछ के साथ जैसे ये देखें डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड, इसके साथ हमने सिर्फ डी लगाया है, तो इनके साथ हमने ई डी लगाया है। ये डी और ई डी लगाकर बनाई जाती हैं रेगुलर वर्ब जो होती हैं, ठीक है। और जो इर्रेगुलर वर्ब होती हैं उनका कोई पैटर्न नहीं होता, वो तीनों सेम भी हो सकती हैं, तीनों डिफरेंट भी हो सकती हैं, दोनों भी डिफरेंट, दो भी डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो जो रेगुलर वर्ब है उसके एंड पे हम क्या, उसको हम डी और ई डी लगा कर बनाते हैं, उसके एंड पे रेगुलर वर्ब्स के एंड पे डी और ई डी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ फॉर्म्स दी गई हैं, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, नीड, नीडेड, नीडेड, डिमांड, डिमांडेड, डिमांडेड, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, ठीक है। अब ये रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, इनकी भी पूरी डिटेल मैंने बताई हुई है, ये अलग से वीडियो है, अगर आप ये दोनों चीज़ें देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बस आपने इसका तो इन शॉर्ट ये याद रखना है कि जिन फॉर्म्स के एंड पे ये डी होगा तो वो रेगुलर वर्ब है। जो इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं उनका कोई, वो तीनों सेम भी हो सकती हैं, तीनों डिफरेंट भी हो सकती हैं, उनका कोई पैटर्न नहीं होता, ठीक है, बनाने का। उनके मोस्टली स्पेलिंग, उनकी तकरीबन स्पेलिंग में चेंजेस होती हैं उनके, इस तरह से पैटर्न नहीं होता रेगुलर वर्ब्स की तरह। अब है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के बारे में यहाँ बताया गया है कि प्रेजेंट टेंस शोज एक्शन विच हैपन इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस में जो काम, मतलब जो काम मैं अब कर रही हूँ ये प्रेजेंट में अभी आपके सामने, ठीक है। जो काम इससे पहले मैंने किया है वो पास्ट में, और जो अब इसके बाद मैं करूँगी वो है फ्यूचर टेंस, ठीक है। इसका बहुत ही आसान तरीका है कि प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट तो सबसे पहले, सब्जेक्ट तो मस्ट है ना, ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। सेंटेंस के स्टार्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो वो पास्ट टेंस है। और अगर सब्जेक्ट के बाद विल शैल आ जाए उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में पहचान है, ता है, ती है, ते हैं, और इसकी पास्ट की था, थी, थे, और अलीफ छोटी ये बड़ी ये उर्दू के जो सेंटेंस हैं उनके आखिर में आता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रात उर्दू में इसकी पहचान है कि इसके फ़िक्रों के आखिर में गा, गी, गे आता है, और विल शैल का मतलब होता है गा, गी, गे। अब ये देखें, सारा प्लेज विद अ डॉल, मदर एक्सप्लेन strangers danger to Sarah. Sarah played with a doll. Mother explained strangers danger to Sarah. Sarah will play with a doll. मदर विल एक्सप्लेन स्ट्रेंजर्स डेंजर टू सारा। जब विल शैल आ जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फॉर्म होगी सब्जेक्ट के बाद तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और सब्जेक्ट के बाद विल शैल आ जाए या फिर शैल आ जाए और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। राइट द करेक्ट टेंस फॉर ईच सेंटेंस। अब हमने ये सेंटेंस पढ़ने और बताने हैं कि ये कौन सा टेंस है। अली राइट्स, अब ये देखिए, अली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, अली राइट्स अ लेटर टू हिज अंकल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दे विल वाटर द प्लांट्स, विल आ गया, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, सब्जेक्ट के बाद विल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई विल गो टू गिलगित नेक्स्ट मंथ, तो ये भी सब्जेक्ट और फिर विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये सारे टेंस मैंने बहुत डिटेल से करवाए हुए हैं, तो वो आप वीडियोस अलग से देख सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या है, फ्यूचर क्या है, सारे ही मैंने टेंस करवाए हुए हैं, एक्टिव पैसिव भी करवाए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियोस। यहाँ पर है एडवर्ब ऑफ टाइम, ये सारे भी मैंने काइंड्स ऑफ एडवर्ब में करवाया हुआ है सारा कुछ। एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस व्हेन समथिंग हैपन। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें क्या बताता है, ठीक है, कि कोई काम जो है वो टेल्स अस व्हेन समथिंग हैपन, कि कोई भी काम जो है वो किस वक्त होगा या किस वक्त हुआ,
एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है कि कोई भी काम जो है वो किस काम के होने का टाइम क्या है, किसी भी काम के होने का टाइम क्या है, कि कोई काम जो है वो किस वक्त हुआ या किस वक्त होगा। दे एक्सप्रेस अ पॉइंट इन टाइम, फॉर एग्जाम्पल टू नाइट, yesterday, tomorrow, डेली, वीकली। रीड द गिवन सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड एडवर्ब ऑफ टाइम। अब हम ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है। एडवर्ब क्या है? किसी भी वर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में जो भी हम कहते हैं, वर्ब के बारे में जो भी बात करते हैं कि वो एडवर्ब कहलाता है। लेकिन यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम की बात हो रही है, एडवर्ब ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो ये है कि कोई भी काम जो है वो किस वक्त हुआ या किस वक्त होगा। ठीक है। ही saw a stranger outside his house, उसने अपने घर के बाहर एक अजनबी को देखा। yesterday, कल। अब अजनबी को देखने का वक्त क्या था? कल का। yesterday, कल देखा। आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको कॉल करूँगा। अब कॉल करने का टाइम क्या है? लेटर के बाद में करूँगा। ठीक है। अब जो मैंने काम करना है, उसको कॉल करने वाला जो काम करना है वो कब करना है? बाद में करना है। आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो, मैं कल लाहौर जाऊँ। आई एम गोइंग टू लाहौर, मैं कल लाहौर जा रहा हूँ। अब लाहौर जाने का काम कब करना है? टुमारो, कल, आने वाले कल में। वी आर डूइंग आवर होमवर्क नाउ, मैं अब अपना काम, वी आर डूइंग, हम कर रहे हैं, आवर होमवर्क, अपना काम, नाउ, अब हम अब अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। अब ये देखें, हमने प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर देखें, अब वी है तो हम यहाँ पर आवर लगाएंगे। ठीक है। अब वी आर डूइंग योर वर्क, ठीक है, नाउ ये नहीं है। अब हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं योर को बीच में कैसे ले आऊँगी? वी आर डूइंग आवर होमवर्क नाउ। ठीक है। अगर यू होता तो योर आना था, वी है तो आवर आएगा। ठीक है। वी आर डूइंग आवर होमवर्क नाउ, हम अब अपना काम कर रहे हैं। अब है फुल स्टॉप विद एब्रीविएशंस। एब्रीविएशन होते हैं मुखफ़फ़ अल्फाज, शॉर्ट फॉर्म में अल्फाज। जब हम किसी भी वर्ड को फुली तौर पे नहीं पढ़ते, ठीक है, फुल तरीके से लिखते भी नहीं हैं, पढ़ते भी नहीं हैं, शॉर्ट फॉर्म में उसको पढ़ते हैं, तो वो मुखफ़फ़ अल्फाज कहलाते हैं। उसे एब्रीविएशन क्या, किसी भी वर्ड की एब्रीविएशन कहा जाता है। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर एब्रीविएशन। अब हमने वर्ड्स को उनकी एब्रीविएशंस के साथ पढ़ना है। अब नवंबर को हम NOV लिख के साथ में उसके फुल स्टॉप लगाएंगे। इसका मतलब है कि ये कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, इसके आगे भी हमने लिखना है, और ये नवंबर की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है नवंबर को। मिनट का MIN और 60 में डॉट जो है वो मस्ट है। एंड एब्रीविएशन इज अ शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड। किसी भी लफ्ज़ की एब्रीविएशन क्या होती है? किसी भी लफ्ज़ की शॉर्ट फॉर्म को एब्रीविएशन कहते हैं। लिमिटेड LTD। मैच द एब्रीविएशंस विद देयर फुल फॉर्म्स। अब हमने एब्रीविएशंस को, शॉर्ट फॉर्म को, मुख्तसर अल्फाज को, मुखफ़फ़ अल्फाज को हमने उनके फुल जो फॉर्म वाले वर्ड हैं उनके साथ हमने मैच करना है। अब ये देखें, AUG डॉट, ये क्या है? अगस्त। ST स्ट्रीट, DR डॉक्टर, DEPT और साथ में डॉट डिपार्टमेंट। ठीक है। अब हमने इसको शॉर्ट फॉर्म, जो इन वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म थी, एब्रीविएशन थी, उनके साथ हमने इसे मिला दिया है। ओके स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अब इसमें इस एक्सरसाइज में मैंने जितनी भी चीज़ें करवाई हैं उनकी अलग से वीडियो डिटेल्स, इन सारी चीज़ों की अलग से डिटेल के साथ वीडियो मौजूद है मेरी ग्रामर लिस्ट में, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।